नमस्कार, मैं वकार यूनुस। पिछले करीबन 19 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग मैंने वहाँ बताया था आपको कि जब कोई चार्ज पर्टिकुलर किसी प्लेस पर रुका हुआ है तो उसकी वजह से जो इसके इफेक्ट्स होते हैं और उसके रिगार्डिंग जो उससे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती है। अब चार्ज रुकने वाला नहीं है, अब यहाँ पे चार्ज मूव करेगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 जो है उसका जो नेम है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग यहाँ पे होता है कि जब कोई चार्ज मूव करता है, इसका मतलब चार्ज किसमें है? मूवमेंट में है। पहले किसमें था? स्टेट में था, रेस्ट कंडीशन में था। अब किसमें है? मूवमेंट में। मतलब कि वो क्या करेगा? यहाँ से मूव करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? करंट। तो सिंप्लीफाई हमारा जो टॉपिक मतलब चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हम यहाँ पे एक दो चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाएगा जो चैप्टर नंबर 7 फिर 8 9 उसी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर की। और इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रिक करंट ही है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान देना यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक का मतलब सीधा चार्ज होता है भाई, हम इसको जानते हैं। इलेक्ट्रिक मींस क्या होता है? चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ना, एक चार्ज से जुड़ा हुआ है, किसी पर्टिकुलर चार्ज से जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक को मीनिंग्स तो धारा वो मतलब विद्युत होता है। डेफिनेटली होता है, लेकिन विद्युत भाई किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। और करंट का मतलब एक तरह से होता है फ्लो। होता है ना, करंट लग गया, फ्लो आ गया। करंट का मीनिंग एक मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हम भाई करंट का मतलब फ्लो ही होता है। फ्लो नहीं मतलब उसको डायरेक्टली हम नहीं कह सकते इस तरीके से, लेकिन अगर हम समझने के लिए उसको जोड़े कि भाई करंट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे करंट का मीनिंग फ्लो होता है। फ्लो का मतलब जैसे कहते हैं ना कि एयर करंट मतलब कि हवा बह रही है, तो हवा का जो फ्लो है, बहना, एक तरह से फ्लो मतलब बहना। ठीक है, हम वो समझ सकते हैं। तो करंट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? फ्लो। तो चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as rate of flow of charge is known as electric current is known as electric current। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके फॉर्मूले की बात करें, ये तो डेफिनेशन होगी भाई। मैं कहता हूँ, मैं देखो भाई सिंप्लीसिफाई है। अब काफी टाइम अपने को पढ़ते हुए हो गए, करीबन अपन पिछले 19 लेक्चर से 20 लेक्चर है, अपना 20वां लेक्चर है। तो इस 20वां लेक्चर में हम बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से काफी हद तक सीख चुके हैं। तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई है कि हमें उस टर्म का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है ना वो प्लो कर वो सीखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे सिंपल सा ये याद कर लोगे ना तो समझो कि आपको डेफिनेशन याद हो गई। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि सबसे सिंपल तरीके में मैं टॉपिक को आप तक पहुंचा सकूं, मेरी ये कोशिश है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या फिर आप उसको कितना ध्यान देते हो, या फिर ऐसे ही जस्ट टाइम पास करते हो। वो आपके ऊपर है और वो आपका ही करियर है। उसको आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो, आप अपने हिसाब से जीवन को जियोगे। मैं कोई पर्टिकुलर किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता किसी आपको पढ़ना ही है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको सिंपल से सिंपल टर्म्स में कोई टॉपिक पहुंच जाए तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। फॉर्मूला तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से करते हैं। और आई का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ का मतलब होता है, रेट का मतलब यहाँ पे होता है टाइम। भाई टाइम के साथ अगर कहीं भी लिखे हो ना कि रेट ऑफ, रेट का मतलब समझ लेना कि अपॉन में टाइम है। ये चीजें ध्यान देने वाली होती है भाई। अगर अपन कई बार बहुत सारी चीजें आ जाती है अपने पास और अपन उसको रट्टे जा रहे हैं, अरे रट्टा नहीं है, उसको समझने की कोशिश करो क्योंकि फिजिक्स है भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि रेट का मतलब यहाँ पे एक तरह से टाइम होता है। ठीक है, अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q अपॉन T। अब Q क्या है यहाँ पे? चार्ज। और T क्या है यहाँ पे? टाइम। और I क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट, EC, इलेक्ट्रिक करंट बोल दूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब अपन फॉर्मूला हो गया तो क्या निकाल देंगे? डायमेंशन निकाल देंगे। डायमेंशन से पहले यूनिट निकालते हैं भाई। तो यूनिट देखो आप, चार आई की, अगर आई की यूनिट हम निकालने की कोशिश करें यहाँ पे तो Q का क्या होता है? कूलम, C, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो गया? कूलम अपॉन सेकेंड। और इसी को भाई हम बोलते हैं दूसरे वर्ड में, जैसे अपन ने वहां पे न्यूटन बोलते हैं ना फोर्स को, उस यूनिट को, वैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन एम्पियर। क्या बोलते हैं?
एम्पियर, और एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एस से। तो यार इलेक्ट्रिक करंट की दो डायमेंशन होती हैं, सॉरी दो यूनिट होती है, तो या ये बोल सकते हो या फिर दूसरी इसकी ये बोल सकते हो, कोई बोल सकते हो। हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन भाई बहुत इजी है, सीख सकते हैं अपन। सी का क्या था, A1 T1 अपॉन सेकेंड का क्या होता है T1 होता है। T1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं A1। तो इसकी जो डायमेंशन हो गई वो क्या हो गई, A1 हो गई। और वैसे भी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल यूनिट्स है, मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने स्टडी किया होगा। वहां पे एम्पियर की ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके अंदर आती है, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आती है। तो इसलिए यहाँ का इसकी जो डायमेंशन A1 होती है, क्या होती है, A1 होती है। अब इससे कुछ दो चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो है इट इज इट्स स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वो लिख लेना भाई। स्केलर क्वांटिटी क्यों है भाई, आप कह रहे हो सर ये आपने कह दिया कि स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, स्केलर क्वांटिटी कोई क्वांटिटी तब होती है जब वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। कब होती है, जब वो वेक्टर लॉ को, वेक्टर के अपने नियम है, हमने 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 और 2 में भी डिस्कस किए थे। तो वेक्टर के अपने नियम होते हैं और उस नियम के बिहाफ पे ये उसको फुलफिल नहीं करती। सर कह रहे हो कि इसमें डायरेक्शन तो होती है, भाई होती है डायरेक्शन इसमें, लेकिन डायरेक्शन जब होती है तो पर्टिकुलर मूव कर रही है, लेकिन वो किसी जंक्शन पे जाकर या किसी नोड पर जाकर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर पाती। इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या होते हुए भी, डायरेक्शन होते हुए भी, डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ इट्स नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर। क्लियर। सेकंड पॉइंट जो है ना इससे जुड़ा हुआ हमारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट डायरेक्शन, मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनना भाई, करंट डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट कभी भी उस डायरेक्शन नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कहने का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्या, करंट की डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए करंट डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ये चीज ध्यान रखना। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर करंट जब इधर फ्लो हो रही है तो उसकी डायरेक्शन इधर। भाई ये रूल है, और कैसे रूल है मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें सेल लगता है ना जब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आते हैं, और करंट को हमेशा हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वहां से अपन सीख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट सिटी में सिर्फ ये। अब यहां से जो नेक्स्ट जो हमारा बनता है उसके लिए हम बात करें तो वो आता है 1 एम्पियर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर की डेफिनेशन बहुत बार पूछी भी गई है, और वो कभी भी आपसे पूछ भी सकता है, आरबीएससी में बहुत बार पूछी गई है भाई। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर देखो भाई, फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। अगर 1 कूलाम हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, तो हो जाता है 1 एम्पियर। तो आप सिंप्लीफाई बोल सकते हो, इन ए कंडक्टर 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन ए 1 सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहां से हमारा जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है करंट डेंसिटी। क्या है अगला टॉपिक अपना, करंट डेंसिटी। यहां से एक दो नोट लिखवाऊंगा मैं, नोट क्या है वो नोट बताऊंगा मैं आपको, करंट डेंसिटी क्या होती है भाई। आप देखो करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले जे वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी। तो आप सिंप्लीफाई लिख सकते हो, द करंट फ्लोइंग इन ए पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। कि करंट जो डेंसिटी है ना, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इन ए कंडक्टर, ध्यान रखना इस कंडक्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम इसकी बात कर रहे हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी करंट पास होगी, इससे जितने करंट पास होगी, उसी करंट को अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पर क्या बोल देंगे, करंट डेंसिटी। तो अब हम इसको, ये तो क्या पास हो रही है, करंट पास हो रही है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप कह रहे हो कि सर आपने पढ़ाया तो जो करंट है वो तो स्केलर है, ये लेकिन वेक्टर क्यों है भाई, इसका रीजन बता दूं मैं, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एरिया में है, और इस एरिया के अंदर ना तो कोई जंक्शन हो सकता है, ना ही कोई नोड हो सकता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे ये पूरा आपके पास पेन है ना, इसका छोटा सा भाग, इसका छोटा सा हिस्सा, और वो चारों तरफ हो, तो उस हिस्से की बात कर रहा है ये।
तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से सिंपल सिफाई हम फॉलो सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट सिटी पर यूनिट एरिया, एरिया को हमने ए से लिख दिया और करंट को हमने आई से लिख दिया। तो ये क्या होता है अपना फॉर्मूला हो गया। डेफिनेट वो देखो भाई इसके यूनिट देख लो, अगर हम यूनिट की बात करें तो आई का क्या होता है एम्पियर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर माइनस 2। सिंपल है भाई, ए का एम्पियर है, सीधी जानते हो आप A1 T1 लिख सकते हो भाई, क्यू का लिख सकते हो A1 T1, तो आई का थोड़ी लिख सकते हो अपन। इसकी डायमेंशन निकालो भाई। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो देखो यहाँ पे डायमेंशन क्या होती है आई, भाई ए का तो क्या हो जाएगा A1 एम्पियर का, और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा L-2, तो क्या हो गया A1 L-2। क्लियर। तो हम यहाँ से ये चीजें हमने कैलकुलेट की है। अब कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं इससे जुड़ी हुई हम। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर एंगल थीटा है, तो क्या होगा अगर थीटा है, जैसे मान लीजिए ये कंडीशन ये है अपनी, ये तो करंट की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है ds, मतलब कि क्षेत्रफल को हम यहाँ पे a को हम क्या लिख सकते हैं ds भी लिख सकते हैं भाई, s को भी हम क्षेत्रफल से रिप्रेजेंट करते हैं, ds मतलब स्मॉल छोटा सा पार्ट। तो यहाँ पे ds है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे j वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाना है भाई, सिंपलीफाई i अपॉन a था तो ds cos थीटा कर दो उसको, ds cos थीटा। सर कह रहे हो सर ds cos थीटा क्यों, भाई जब यहाँ पे हम दोनों को निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन तो एक लेंगे ds थीटा, थीटा के साथ आप जब इसका ये जो फैक्टर बनता है वो क्या बन जाएगा ds cos थीटा। क्या फैक्टर बन जाएगा भाई ds cos थीटा। तो हमने यहाँ पे ds cos थीटा, अब यहाँ से मैं i कैलकुलेट करना चाहूँ तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा j वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आप कह रहे हो सर डॉट ds वेक्टर क्यों लिखते हैं भाई, cos थीटा जब आता है तो क्या आता है डॉट ही तो आता है, और दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों जब वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम यहाँ से कर सकते हैं i इक्वल्स टू j वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो हम यहाँ सिंपल अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको j वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्या होती है रिलेशन होता है किस किस में, करंट डेंसिटी और करंट में। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, और रिलेशन क्या हो गया i इक्वल्स टू j वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका करंट डेंसिटी हो गया। ठीक है, अब इस करंट डेंसिटी के ब्याह पे अपन एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट है वो कैसे है क्या है मैं बता देता हूँ आपको, कि जो ये करंट होती है ना भाई ये हर उसमें अलग अलग होती है, किस तरीके से होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होती है। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे होती है, तो यहाँ लिख देना करंट इन डिफरेंट मटेरियल। तो बहुत सारे मटेरियल है उनके अंदर क्या होती है, इन मेटल सबसे पहले हमारा है इन मेटल। मेटल के अंदर भाई होती है इलेक्ट्रॉन में, किस में होती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है, किसके थ्रू होती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू होती है। और दूसरा है हमारा जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना भाई सेल के अंदर डाले जाते हैं, तो वहां किसके थ्रू होती है आयंस के थ्रू होती है, किसके थ्रू होती है आयंस के थ्रू होती है। और अपन बात करें सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, और ये 16 चैप्टर में भी है। सेमीकंडक्टर में होती है इलेक्ट्रॉन्स और एंड होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स किसके थ्रू होती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के थ्रू होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में किसके थ्रू होती है आयंस के थ्रू होती है, और मेटल के अंदर किसके अंदर होती है इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली तीनों के बारे में पूछ जाता है, कोई और भी हो सकता है, अपन नहीं कह सकते कि सर इसके अलावा नहीं हो सकता, तो हम उसके लिए फिर बात कर लेंगे। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखो ध्यान से हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो यहाँ पे अपन ने बात करते हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर कंडक्टर के अंदर, उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है। कब, जब किसी वो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखे हो, जब कोई कंडक्टर के दोनों एंड्स पर कोई एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करते हो, तो वहां पर जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। देखना भाई ड्रिफ्ट, मैं उसमें लिख देता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इजी है समझना ध्यान से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो यहां पर सबसे पहले हम समझना कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है आपके पास, और इस कंडक्टर के अंदर जो लेंथ है वो स्मॉल l है इसकी,
और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कैपिटल ए है, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसमें फ्रीली मूव करेंगे। और भाई ये जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करे तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करें। ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करते हुए जिगजैग पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं और आपस में टकरा भी सकते हैं, आपस में कोलाइजन भी होते हैं इनके, ठीक है। उन कोलाइजन के बिहाफ पे हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 0. That's why there is no current. अब ये कह रहे हो सर आपने ये क्या लिखा है, भाई देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव नहीं करेंगे, मूव करेंगे लेकिन घूम फिर के कहीं ना कहीं इनको जो वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट नहीं होगी। कब? जब एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंस हो। कब? जब एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंस। यहाँ पे कंडीशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एब्सेंट है। अगर वो प्रेजेंट होता तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बिहाफ हम ये भी कर सकते हैं, इसको अगर मैथमेटिकली प्रूव करें तो u1 प्लस u2 प्लस u3। आप कह सर u क्यों लिया आपने, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्यों लेते हैं भाई, u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 11 क्लास में, चैप्टर नंबर 3 में, कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u ले सकते हैं और बहुत सारी वेलोसिटी होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर n, नंबर ऑफ n। ये क्या हो जाएगा अपना एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे 0, और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये ऐसे मूव करते हैं और ये ऐसे मूव करते रहेंगे। मैं तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात करी, यहाँ बात करी, तो यहाँ पे कोलाइजन होता है। तो इनके बीच में, इसके बीच में कोलाइजन होगा। भाई जब एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर जगह से दूसरे जगह की तरफ जाएगा तो कोलाइजन तो होता है ना उनके बीच में। तो वो जो कोलाइजन में जो टाइम लगता है ना, जो द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। देखना, ध्यान सुनना मेरी बात। यहाँ पे क्या होता है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव collision is known as relaxation time। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टो से करते हैं। अब देखो, when we apply electric field and so on the या at the ends of wire के दोनों एंड्स पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। जो फोर्स होगा वो -QE होगा। आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे आपने जो लिखा है वो -E क्यों लिखा है, भाई चार्ज है यहाँ पे, कौन, इलेक्ट्रॉन। वैसे तो F = QE होता है, लेकिन यहाँ पे Q कौन है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा है यहाँ पे, माइनस। तो -E कैपिटल E वेक्टर, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो एक्सेलरेट भी होगा ना, यहाँ पर एक्सेलरेट भी होगा। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट F = ma। इक्वेशन नंबर 2। भाई ये भी तो हो सकता है, F = ma पढ़ा है अपन ने न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लिखें, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप मेरी बात मानो, इसको फर्स्ट देना इक्वेशन को, इसको सेकंड दे देना भाई, क्योंकि ये यूज होगी। तो यहाँ पे इसको दे दिया हमने थर्ड, और ये हो गया अपना सेकंड और थर्ड। तो क्या हो जाएगा, ma = -E कैपिटल E वेक्टर, ठीक है। अगर मैं a वेक्टर निकालूं यहाँ से तो -E कैपिटल E वेक्टर अपॉन a वेक्टर, सॉरी m। ये क्या आ जाता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाता है इन दिस, मतलब कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाता है, a वेक्टर = -E कैपिटल E वेक्टर अपॉन m। इक्वेशन नंबर 4। बस अब तो कुछ नहीं, इजी सा है। अब क्या होता है कि जब ये तो था बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी।
तो हम उसी को बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं किसको। अब आता है अपना टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख सकते हो आप। मैं यहाँ ऊपर लिख दूंगा, मैं ना लिखो, देखो सुनो ध्यान से। द एवरेज वेलोसिटी, इसके बाद लिखना भाई, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the presence of electric field is known as drift velocity which is represented by vd। और वेलोसिटी एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस vn वेक्टर। ऐसे तो होगी भाई, होगी नहीं होगी, सिंपल है। अब तो बस कुछ ही नहीं करना है यार, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अब यहाँ पे v1 वेक्टर को हम लिखें तो ये हो सकता है कि u1 प्लस ए टी, u प्लस ए टी पढ़ा है ना अपन ने मोशन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से टो के बजाय टे, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे क्या है, टे लिख सकते हैं ना, टो। और ये जो एक्सेलरेशन है वो सब के लिए क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। अब u1 a1 t1, दूसरे के लिए देखो v2 वेक्टर के लिए देखो तो क्या हो जाएगा u2 प्लस ए टो 2, ऐसे करके यहाँ पे सब के लिए किसके लिए हो जाएगा, vn वेक्टर के लिए देख लो un प्लस ए टो n। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ देखो, इसको याद रखना भाई आप, है ना, इसके अंदर। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सिंपली है, अब तो कुछ ही नहीं है इसमें, बचा ही क्या है, हो गया फिनिश। अब तो u प्लस ये अपना क्या हो गया un प्लस ए t1। नाउ vd इक्वल्स टू u1 प्लस ए टो 1 और प्लस u2 प्लस ए टो 2 और एवरेज वेलोसिटी vdn अपॉन क्या जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा भाई। यही तो होता है ना एवरेज वेलोसिटी की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, तो अपॉन में n जरूर आएगा, ध्यान रखना। इससे पहले मैं भूल चुका था उसको, लेकिन अब आपको नहीं भूलना था। अपॉन में क्या जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। प्लस डैश 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 प्लस un प्लस ए टो n अपॉन क्या जाएगा, n आ जाएगा। अब देखो u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश प्लस un को तो अलग कर दो, यहाँ पे प्लस इसको अलग कर दो, जो बचा हुआ है a कॉमन आ जाएगा ना, तो a को तो हमने कॉमन लिख दिया, यहाँ पे क्या जाएगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस डैश डैश प्लस टो n। ये कह रहे हो सर ये कैसे कर दिया आपने, भाई ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे देखो u1 अलग है u2 अलग है। अब ऐसा तो नहीं कि मल्टीप्लाई में, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया था, u1 वाली u2 वाली टर्म्स को तो अलग कर दिया और at1 वाली a टो 1 वाली a1 a2 a22 a n तक जो है उस टर्म्स को अलग कर दिया, अपॉन n कर दिया। अगले टर्म्स में क्या करते हैं, इस n को अलग अलग कर लेते हैं। एक तो अपॉन में n इसका आ जाता है, मैं अलग, आप एक अलग स्टेप में करना, एक n इसका आ जाता है। और ये वाले जो हो जाती है वो हो जाती है जीरो, क्योंकि ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम 21 के इक्वल मान लेंगे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे vd निकाले हम, तो अब क्या हो जाएगा vd इक्वल्स टू a, और इसको बोल देंगे टो बार, अपन ऐसा इसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना टो बार, क्या हो जाएगा टो बार। ये पढ़ा था मैंने 11th क्लास में, ऐसा होता है अगर कोई a1 प्लस ए टू प्लस डैश 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 प्लस an अपॉन n हो तो उसको a बार लिख सकते हैं। a बार का मतलब ये होता है जो एवरेज, बार का मीनिंग एवरेज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गई, फिफ्थ। अब फोर्थ से इसमें a की वैल्यू रख दो भाई, तो vd वेक्टर तो a वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रखें तो vd इक्वल्स टू a की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा माइनस ई कैपिटल E वेक्टर अपॉन m और टो बार। ये किसके आ गई डेरिवेशन भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेरिवेशन आ गई। किसके आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन आ गई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो e मत लगाना। ये क्या हो गया अपनी, ध्यान रखना, माइनस माइनस फिर स्मॉल e कैपिटल E टो बार अपॉन स्मॉल m, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। क्या होती है ड्रिफ्ट, बहुत इजी सा था। मैं अगर दो बार रिवीजन करना चाहूँ तो सुनना मेरी बात ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी को मान लेंगे जीरो, उसके बाद f इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू की जगह माइनस ई, उसके बाद f इक्वल्स टू एम ए होता है, एम ए वहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई उसको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ई कैपिटल E इक्वल्स टू एम ए निकाल लेंगे वहां से, और a की वैल्यू लास्ट में इसको निकालने के बाद यहाँ रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया अपना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक मोबिलिटी। क्या टॉपिक पढ़ते हैं, मोबिलिटी। ध्यान देना बहुत मजेदार टॉपिक है और मोस्टली मोबिलिटी की बहुत बार क्वेश्चन आपके आरबीएससी में आया हुआ है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले भी एक बार अपन थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर आरबीएससी वाले भी सारे करवा दूंगा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। अपन बात कर रहे थे मोबिलिटी,
तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? गतिशीलता, मतलब कि घूमना, बहुत तेजी से चले जाना, कि भाई चले जा रहा है तो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको मोबिलिटी बोलते हैं। मोबाइल वैन, मोबाइल वैन का मतलब एक ऐसी वैन जो पर्टिकुलर मूवमेंट में है, मतलब वो कहीं आपको दूर चले जाते हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, इसका मतलब मूव कर रही है वो, उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल वैन बोलते हैं। अपन मोबाइल यूज करते हैं, उस मोबाइल का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एक ऐसा फोन जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। मोबाइल का मतलब यही होता है मूव करना, कि अपन उसको मोबाइल जैसे अपन पॉकेट में रखा, अपन कहीं भी चले गए, इसका मतलब घूम रहे हैं अपन, तो वहां पे मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट का एक अनदर वर्ड है जिसको अपन मोबाइल रखा गया है, उसी मोबिलिटी, उसी मोबाइल से जुड़ता है मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता, किसी चीज को मूव करा देना। तो इसका सिंपल सा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया? Vd अपॉन E। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। और इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो Vd की फॉर्म, Vd का माइनस E, कैपिटल E टो बार अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल E। कैपिटल E से कैपिटल E कैंसिल, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया माइनस E टो बार अपॉन m। ये क्या हो गई? अपनी मोबिलिटी हो गई। यूनिट देखो, यूनिट की बात करें तो Vd क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? ये याद रखनी चाहिए भाई आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q, मतलब कि न्यूटन अपॉन कूलम। यही होता है कि भाई याद हो तो। E का होता है N अपॉन C, न्यूटन पर चार्ज। Q, F अपॉन Q तो होता है E का फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यूटन पर C। अब इसको अपन निकाल लें तो मीटर सेकेंड और न्यूटन, और ऊपर क्या चला गया? कूलम। तो ये क्या हो गया? अपनी यूनिट हो गई। अब डायमेंशन निकालो भाई इसकी। डायमेंशन के लिए देखो, मीटर को हम क्या बोलते हैं? L1, C को क्या बोलते हैं? A1 T1, और सेकेंड को क्या बोलते हैं? T1, और न्यूटन क्या बोलते हैं? M1 L1 T-2। अब इसको सिंपली सॉल्व करना। देखो सबसे पहले M1 देखो, तो M1 -1 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है भाई, डायमेंशन वाला क्वेश्चन RBSc में पूछा हुआ है। M-1 ऊपर चला गया, M के बाद L देखो, L1 तो ये रहा, L यहाँ ऊपर जाएगा माइनस, तो L0 हो जाएगा भाई। स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी कहीं पे, तो L1 L-1 हो जाएगा। 1 प्लस से पॉजिटिव है, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो L0 हो गया। उसके बाद T बचता है भाई, T देखो, T-2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ एक तो यहाँ -1 बचा, और -1 जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो T तो 2 हो गया। 1 पहले से था यहाँ पे, एक यहाँ से ऊपर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद MLT ये हो गया, A1 बचता है लास्ट में, A1। तो ये क्या आ गई? आपकी मोबिलिटी की डायमेंशन आ गई। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना।